गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग मिरर फार्मूला और इसके साथ ही मैग्निफिकेशन फार्मूला और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रिलेशन है, ये सारा कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में है फॉर एनी मिरर, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, f इक्वल टू आर बाई टू। सेकेंड, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहां u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। यहां पर u का मतलब होता है वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। और f का मतलब हो गया फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। और आपको पता है सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो चाहे फोकस दूरी हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, एवरी डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? पोल से। और पोल के इधर वाला जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है, जबकि पोल के राइट साइड इधर दाहिने तरफ वाला जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो हाइट होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो हाइट होता है वो निगेटिव होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग 3 फार्मूला प्रूफ करेंगे। ये बीच वाले फार्मूला को कहते हैं मिरर फार्मूला। ये जो फार्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला कहते हैं। और तीसरा है मैग्निफिकेशन का फार्मूला, m फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहा गया? आवर्धन। मैग्निफिकेशन m का फार्मूला क्या पढ़े थे? hi/ho, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेकिन इसका 3 और फार्मूला यहां पर निकल कर आ रहा है, -v/u, f/f माइनस u, f माइनस v/f। यानी देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का टोटल 4 फार्मूला हो गया। देयर आर 4 formulas of magnification. m is equal to hi/ho, m is equal to -v/u, m is equal to f/f minus u and m is equal to f minus v/f। तो बारी बारी से हम सारा फार्मूला यहां पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये छोटा सा फार्मूला प्रूफ करके दिखाते हैं कि f इक्वल टू r/2 कैसे होता है। f इक्वल टू r/2, इसको प्रूफ करने के लिए हम यहां पर एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को कहा गया पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा और इसका फोकस यहां पर। मान लीजिए एक इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ये जो इंसिडेंट रे है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ। इस पॉइंट को हम M कहेंगे। जिस पॉइंट पर लाइट आकर टकराता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु, और इस रे को आपतित किरण कहेंगे। चूंकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अतः वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ही जाएगा। तो ये गया फोकस से, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपतित किरण, इंसिडेंट रे। पॉइंट M पर हम नॉर्मल कैसे खींचेंगे? तो पॉइंट M को हम सीधा सेंटर से मिला देते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल। अभिलंब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी मान थीटा ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण यह दोनों ही कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अब ये अगर थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा, ऐसा क्यों? ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ध्यान से देखिए, ये रे या ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, और ये बीच वाला जो डॉटेड लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इस चीज को यहां समझिए, ये लाइन पैरेलल है और बीच वाला ये डॉटेड ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये इस दोनों एंगल को क्या कहते हैं? एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। जब भी दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखा को काटती हो तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसको एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। तो यह दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर इसका वैल्यू थीटा होगा तो ये भी वैल्यू थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। आप ज्योमेट्री का यूज करिए, यहां पर दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? इस एंगल का वैल्यू होगा थीटा प्लस थीटा टू थीटा। ये कैसे हुआ? यहां ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है MCF। इस ट्रायंगल को यहां पर हम बना के दिखा रहे हैं, MCF। ये ट्रायंगल है MCF। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अगर इस भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इस साइड को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो बाहर में जो एंगल बन रहा है इसको बहिष्कोण कहते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल। बाहर में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का वैल्यू हमेशा दूर के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो थीटा प्लस थीटा, दैट मीन्स 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट को हम डी कहते हैं। यहां पर एक लंब गिराया गया, इस पॉइंट का नाम पड़ गया डी। अब देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है MCD। ये एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये जो लंब है आप इधर से भी देखिए, इधर से भी ये 90 होगा, इधर से भी 90 होगा। तो यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है? दो समकोण त्रिभुज। पहला वाला त्रिभुज देखिए MCD, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस ट्रायंगल MCD में tan थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल MCD tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर, इस थीटा के सामने वाला जो भुजा है ये MD, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये जो भुजा है CD, इसको हम बेस कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर MD बाई CD। ठीक है, अगर मान के चलिए ये इंसिडेंट रे एक्सियल रे अगर हो, मान के चलो कि ये एक्सियल रे है, अक्षीय किरण। तो एक्सियल रे कौन सा रे होता है? वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हो, उसको हम एक्सियल रे कहते हैं। और एक्सियल रे का मैंने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था कि आपतन और परावर्तन कोण बहुत छोटा होता है, 5 डिग्री से भी छोटा। दूसरा मैंने बताया था कि अगर यहां पर M पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये D और P काफी पास पास होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। पॉइंट P एंड पॉइंट D ये दोनों ही बिंदु बहुत करीब होंगे, यानी इस दूरी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने पढ़ा था ये जो MP है, ये MP को MD के बराबर मान सकते हैं। हालांकि यहां पर देखिए एक्सियल रे इसको माना गया है, लेकिन इसको हम दूर दिखाएं सिर्फ डायग्राम क्लियर करने के लिए। ये एक्सियल रे बहुत नजदीक होता है। ठीक है, यहां पर एंगल आपको बहुत छोटा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर ये एक्सियल रे हो तो ये दोनों ही एंगल काफी छोटा होगा, यानी थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल होगा। तो उस केस में हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा ये तीनों आपस में लगभग बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर हम tan थीटा को थीटा लिखेंगे
इज इक्वल टू MD। MD को हम लिख सकते हैं MP के बराबर, क्योंकि MD और MP आपस में बराबर होंगे। अगर ये एक्सियल रे होगा तो MD और MP बराबर होगा। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना भी ऑप्टिक्स में हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं उसमें हम हमेशा एक्सियल रे का ही यूज करते हैं। तो यह एक्सियल रे है तो ये MD और MP इक्वल होगा। तो MD के जगह हम MP लिख सकते हैं। CD के जगह पर क्या लिखेंगे? CD। इसके जगह पर CP लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट D है वही तो P है। D और P एकदम पास पास है। जैसे मान लो यहां C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है P, तो CD और CP लगभग बराबर होगा, क्योंकि यह जो दूरी है DP ये बहुत कम है। बिंदु P और D बहुत पास पास है क्योंकि ये एक्सियल रे। तो जहां जहां D है वहां वहां हम P लिख सकते हैं। टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ये सब तब लिख सकते हैं जब आपका इंसिडेंट रे एक्सियल हो, और हमने माना है कि मेरा इंसिडेंट रे एक्सियल है। तो थीटा का वैल्यू मिल गया MP/CP। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं इस वाले समकोण त्रिभुज में MFD, इन ट्रायंगल MFD। इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में देखिए तो tan 2 थीटा का वैल्यू कैसे लिखेंगे? tan 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, इस 2 थीटा के सामने का भुजा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी MD/FD लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर MD बाय बेस FD। चूंकि थीटा बहुत छोटा एंगल है तो इसलिए 2 थीटा भी बहुत छोटा एंगल होगा। अगर मान के चलिए थीटा की वैल्यू 1 डिग्री है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1 यानी 2 डिग्री। अगर थीटा 2 डिग्री होगा तो 2 थीटा 4 डिग्री होगा। तो चूंकि यहां पर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है इसलिए 2 थीटा भी बहुत स्मॉल होगा, और इसीलिए हम tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है कि साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा ये सभी बराबर होते हैं अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो। तो tan 2 थीटा को हम सीधा 2 थीटा लिखेंगे। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो 2 थीटा भी बहुत छोटा होगा। tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा। m जहां जहां d है वहां वहां p लिख सकते हैं बाय FP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 थीटा बराबर MP/FP। अब यहां पर हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 2 × थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम क्या रख सकते हैं? MP/CP बराबर MP/FP। MP/FP ये हमने इक्वेशन 1 से थीटा का वैल्यू इसमें डाल दिया। ये MP और MP कैंसिल हो गया। 2/CP का मतलब कौन सा दूरी हुआ? सेंटर से पोल का दूरी या पोल से सेंटर का दूरी। तो इस दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहते हैं, बराबर यहां पर 1/FP का मतलब कौन सा दूरी हुआ? तो फोकस से पोल का दूरी या पोल से फोकस का दूरी। इस दूरी को हम फोकल लेंथ F कहते हैं। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या निकल कर आ रहा है? 1/F का उल्टा हो गया F और 2/R का उल्टा हो गया R/2। तो ये आपका प्रूव हो गया यहां पर F बराबर R/2। तो हमने यहां पर कनकेव मिरर में ये चीज प्रूफ किया, ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर में भी प्रूफ कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, उसमें यह फॉर्मूला तो काम करेगा ही। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 50 का आधा यानी 25 होगा। प्लेन मिरर में याद रखेंगे, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होता और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होता। ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। इस फॉर्मूला को हमने कनकेव मिरर में प्रूफ किया है, लेकिन यह फॉर्मूला सारे मिरर के लिए काम करेगा। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होता है। ये आपका है कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। इस दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहते हैं। अगर इसके कर्वेचर को थोड़ा सा और घटा दें तो ये गोला बहुत बड़ा बन जाएगा, इसका सेंटर यहां पर आ जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर इसके कर्वेचर को और ज्यादा घटाया जाए तो ये गोला और बड़ा बनेगा, इसका सेंटर यहां आएगा और इसका रेडियस और बड़ा होगा।
अगर इसको कम करते करते इसको एकदम से प्लेन कर दें, एकदम सीधा प्लेन कर दें, तो इसका सेंटर चला जाएगा इन्फिनिटी पर। तो किसी भी प्लेन सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहां होता है? इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। और फोकल लेंथ कहां होता है? फोकस कहां होता है? पोल और सेंटर के ठीक बीच में फोकस होता है। तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है तो उसका आधा करो, एफ बराबर फॉर्मूला अभी पढ़ा r/2, तो इन्फिनिटी/2, इन्फिनिटी का आधा क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का मान इन्फिनिटी होता है। लेकिन कनकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए इस दोनों का मान फाइनाइट होता है, यानी कुछ निश्चित मान होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला प्रूफ करना है? नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करना है मिरर फॉर्मूला, जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। मिरर फॉर्मूला कौन सा हो गया? 1/v + 1/u = 1/f। इसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। इसको प्रूफ करने के लिए मैथ्स का एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। आप लोग को पता ही होगा, जिसको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल को हिंदी में कहा गया समरूप त्रिभुज। मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा है देखने में, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। एक ट्रायंगल जहां बड़ा है वहीं दूसरा ट्रायंगल छोटा है। इस ट्रायंगल का ये एंगल मान लो 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 है। ये एंगल मान के चलिए 50 डिग्री है और ये भी एंगल मान के चलिए 50 डिग्री है। ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये भी एंगल 70 डिग्री है। तीनों एंगल को जोड़िएगा तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 7 5 12, 12 6 18। अगर एक ट्रायंगल का 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी त्रिभुज का 3 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो, ये देख रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल सी एफ के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ऐसा हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होता है जब एक ट्रायंगल का 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो जाए। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, यानी इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एडी, ये जो भुजा है एबी, इस भुजा का संगत भुजा हो गया डी। हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के। ध्यान से देखिए, यह जो त्रिभुज है ए बी सी ये सिमिलर हो गया डी ई एफ के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ए बी भुजा लेते हैं, ए बी, तो ए बी का संगत भुजा क्या होगा? डीई, ये वाला डीई। उसी प्रकार बीसी का संगत भुजा क्या होगा? बीसी का संगत भुजा होगा ईएफ, यानी बीसी और ईएफ का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बीसी बाय ईएफ। और तीसरा भुजा बच गया है एसी, इसका संगत भुजा है डीएफ, तो संगत भुजा का अनुपात एसी का संगत हो गया डीएफ। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होगा। हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। रेशियो ऑफ corresponding sides, रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये जो साइन है इसको समरूपता का चिन्ह कहते हैं। दो त्रिभुज तभी सिमिलर होते हैं जब एक त्रिभुज का 3 एंगल दूसरे त्रिभुज के 3 एंगल के बराबर हो। तो यहां पर सिमिलर होने के लिए कौन सा थ्योरम लगाते हैं? ए ए ए, यानी एंगल एंगल एंगल।
एक ट्रायंगल का 3 एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो तो ऐसे दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब चलते हैं इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, टी बी एफ। ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आमने सामने का एंगल है इसलिए बराबर होगा। आप पढ़ें जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर आमने सामने के एंगल को अपोजिट एंगल कहते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर दो एंगल बराबर है, मान के चलिए ये 90 है ये भी 90 है, ये एंगल मान के चलिए कुछ भी तो होगा, मान के चलिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। तो अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल खुद ही बराबर होगा। अब देखो ना, ये 90 और 60 ऐड करो 150 हुआ तो तीसरा एंगल 30 होगा। इसमें भी 90 60 150 हुआ तो तीसरा 30 होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। तो अगर एक त्रिभुज का दो ट्रायंगल अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये चीज याद रखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि 3 एंगल बराबर होगा तब सिमिलर होगा, अब कह रहे हैं कि 2 एंगल बराबर होने से ही सिमिलर हो जाएगा। तो ये बात आप तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए कि अगर 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल तो खुद ही बराबर हो जाएगा, उसको बराबर करना नहीं पड़ेगा। यहां पर ये 90 है ये भी 90 है, ये 60 है ये भी 60 है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है DFB, ट्रायंगल DFB ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस भुजा को हम लंब कहते हैं परपेंडिकुलर, इस भुजा को बेस कहते हैं और ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये परपेंडिकुलर का जो अनुपात होगा यानी DF, हम लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर का अनुपात क्या होगा, DF/AC। आधार का अनुपात क्या होगा, DB/BC, DB/BC। और कर्ण का अनुपात क्या होगा, FB/AB, FB/AB। ये बराबर होगा लंब का अनुपात DF और AC, आधार का अनुपात DB/BC और कर्ण का अनुपात BF/AB। ये बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है क्योंकि दो एंगल बराबर है। ये 90 है ये भी 90 है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए हम लोग मिरर फार्मूला को अगले वीडियो लेक्चर में प्रूफ करेंगे। थैंक यू।